अगर आपका राइवल ही मान ले कि वो और आप दो ही हैं, इन्हें ही देखना है ग्लोबल ऑर्डर। कल आपने ट्वीट अगर देखा हो, मीडिया में था, ट्रंप वाज सेइंग कि G2 की मीटिंग होने वाली है। उसके बाद एग्रीमेंट्स भी फॉर्मलाइज हुए। साउथ कोरिया में बुसान में ये मीटिंग हुई है। आज की इस इंटरकनेक्टेड दुनिया में इकोनॉमी अपने आप में एक वेपन है। यूएसए के पास वेपन का टाइप है टैरिफ, और चाइना यूज कर रहा है रेयर अर्थ सप्लाई को। अब इन दोनों वेपन्स का इस्तेमाल करके जीता कौन है? इस पूरे एग्रीमेंट में यूएस के क्या हाथ में आया है और चाइना के हाथ में क्या आया है? इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या चैलेंजेस हैं? इस वीडियो में हमें एक स्ट्रक्चर में, कहानी की तरह, यह सब कुछ समझना है। बुसान साउथ कोरिया में जो फाइनल एग्रीमेंट है, सबसे पहले तो यह कोई कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट नहीं है। इसको 1 साल का समझौता मानिए, 1 ईयर ट्रूस। यानी कि दोनों पावर 1 साल के बाद दोबारा कुछ भी गड़बड़ कर सकती हैं, जैसे कि इस समय पर हम ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में, इकोनॉमी में इनस्टेबिलिटी देख रहे हैं। यूएस ने रिसेंटली अभी टैरिफ को डिक्रीज करने के लिए कहा है चाइना पर 20% से 10%, जो एडिशनल टैरिफ किए थे। अगर मैं ओवरऑल टैरिफ की बात करूं तो 57 से 47% हो गया है। आप कहेंगे लेकिन सर, यूएस अगर चाइना से आने वाले प्रोडक्ट्स पर अभी भी 47% टैरिफ रख रहा है तो सर ये बहुत ज्यादा होंगे, है कि नहीं? अरे भाई साहब, जरा चाइना से होने वाले एक्सपोर्ट का क्वांटम तो देखिए। इस 10% रिडक्शन से चाइना ने ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ एक्सपोर्ट का एडवांटेज ले लिया है। और चाइना ने क्या कहा है? चाइना ने कहा हम ना आपसे सोयाबीन और बाकी एग्रीकल्चर कमोडिटीज जो हम खरीदते थे ना, वो हम रिज्यूम करेंगे। जिससे कि ट्रंप की सरकार के खिलाफ जो फार्मर सड़कों पर थे जगह जगह पर कि अरे चाइना हमारे इतना बड़ा मार्केट था, हमसे प्रोडक्ट खरीदता था, आपके इस टैरिफ की जंग में चाइना ने खरीदना बंद कर दिया है, तो चलो भाई उनका व्यापार बढ़ जाएगा। और अभी मिड टर्म आने वाले हैं तो ठीक है, पॉलिटिकली भी ट्रंप को यहां पर फायदा होगा। नाउ फेंटेनिल सुना आपने इसके बारे में? यह बड़ा मुद्दा था कि फेंटेनिल जो है चाइना एक्सपोर्ट कर रहा है यूएसए में। चाइना की हिस्ट्री में जाइए, चाइना को परेशान किया गया था इन ओपियम वॉर। वेस्टर्न पावर्स ने किया था, प्राइमरली ब्रिटेन। ऐसा लग रहा है आज वेस्टर्न पावर से चाइना बदला ले रहा है, क्योंकि फेंटेनिल को एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके 2 मेजर डेस्टिनेशंस हैं। एक तो जो एक्सपोर्ट जहां से होता है, एक तो चाइना है, दूसरा मैक्सिको है। तो यूएस परेशान है, इकोनॉमी को नुकसान, लोग नशे के शिकार हो रहे हैं, फिर वायलेंस फैल रही है। तो ट्रंप इसका आरोप काफी टाइम से चाइना पर लगा रहे थे। चाइना ने कहा ठीक है, वी आर गोइंग टू एनहेंस आर कोऑपरेशन विद रेस्पेक्ट टू टारगेटिंग दिस फेंटेनिल मीनेस। एनहेंस कोऑपरेशन। अभी जरा इसके भी तार को ओपन करना पड़ेगा कि भाई अल्टीमेटली तुमने कैसे कोऑपरेशन करोगे, क्या फायदा होगा यूएसए को। अब ये समझौता कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि चाइना की फेवर में ज्यादा जा रहा है? ऐसा मतलब चाइना के सामने ऐसा कैसे हो रहा है? तो चाइना कह रहा है देखो, ग्लोबल जो प्रोडक्शन है ना, ज्यादा नहीं, उसका केवल 1/3 जो है वो हम प्रोड्यूस करते हैं ग्लोबल गुड्स का, और इसका कोई घमंड नहीं किया कभी। और अगर कुछ और कम्युनिटीज की बात बताएं, जैसे ईवी, रेयर अर्थ मिनरल्स, सोलर पैनल्स और फार्मास्यूटिकल्स, अगर इन प्रोडक्ट्स की बात करें तो चाइना कह रहा है बाकी दुनिया को मिला लो। तो दुनिया मिलाकर इतना प्रोडक्शन नहीं करती जितना चाइना कर रहा है। तो इन 2 ही फैक्ट से आपको पता लग गया होगा कितना बड़ा एक इकोनॉमिक एडवांटेज। और मैंने कहा कि इकोनॉमी अपने आप में वेपन है, तो चाइना के पास एक बहुत बड़ा वेपन ये है कि नहीं है? पूरी दुनिया कंबाइंड नहीं बना रही जितना चाइना बना रहा है इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को। शेंजन जैसे इकोनॉमिक सेंटर्स में आप प्रोटोटाइप लेकर आइए और फिनिश्ड गुड बनाकर एक्सपोर्ट कर दीजिए। ऐसे इकोनॉमिक सेंटर्स हैं, कैपेबिलिटी है कि ये फ्लड कर सकते हैं दूसरे देश की मार्केट को अपने प्रोडक्ट से, जिससे कि कॉम्पिटिटर जो है वहां पर वो पनप ही ना पाए। और ऐसा किया भी है। फॉर एग्जांपल सोलर पैनल की जो मार्केट है, ऐसा किया है। जब तक दूसरे देश की इकोनॉमी सोचती है कि चलो इस पे काउंटरवेलिंग ड्यूटी लगाते हैं, तब तक चाइना जो है उन पर केस डाल देता है WTO में। लेकिन जो थोड़ा सा समय होता है, उस समय तक ये अपने प्रोडक्ट्स की सस्ते होने का और अभी तो क्वालिटी का भी एक, ये समझ लीजिए कि चस्का लगा देता है। और अगर इकोनॉमी की भाषा में हम बात करें तो सप्लाई लाइन जो है वो सॉलिडिफाई कर देता है। और ये एक बड़ा कारण है शी जिनपिंग के कॉन्फिडेंस का ऑन दिस 30 अक्टूबर मीटिंग विच हैपेंड बिटवीन ट्रंप एंड शी जिनपिंग। अब ट्रंप के कॉन्फिडेंस के पीछे गया, ट्रंप ने कहा देखो मेरे पास है टेक्नोलॉजी एडवांटेज। अभी भी कुछ क्रिटिकल ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें 70% से ज्यादा डिपेंडेंस खुद चाइना की, यूएस की कंपनीज पर है। जैसे कि सेमीकंडक्टर्स, भले ही प्रोडक्शन में अमंग द बेस्ट चाइना आ रहा है, बट डिजाइन में कौन है? यूएसए है। तो
तो टेक्नोलॉजी, दूसरा अलायंस, यानी कि ट्रंप को पता है जो मेरे साथी हैं एशिया में, यूरोप में, उन सब की मार्केट को इंटीग्रेट करके मैं कुछ ऐसी पॉलिसीज इन्फ्लुएंस कर सकता हूं जो चाइना पर प्रेशर बना सके। तो मतलब टेक्नोलॉजी और साथी को मिलाकर क्रैक करने का प्लान था चाइना को, बट क्रैक हुआ नहीं चाइना। देखिए अक्टूबर 9 को चाइना ने अनाउंस किया कि अच्छा मतलब हमें मतलब अक्टूबर में जो एंट्री की थी ट्रंप ने वो बड़े कॉन्फिडेंस में की थी। अक्टूबर 9 को ये अनाउंसमेंट होता है, वो रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता है चाइना। चाइना कहता है अच्छा जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी है स्मार्टफोन से लेकर F-35 फाइटर जेट तक जिसका भी आपको है गुमान, उसमें आपको जरूरत पड़ेगी रेयर अर्थ मटेरियल की, मिनरल्स की, और उसकी सप्लाई को कौन कंट्रोल करता है? चाइना। और चाइना ने कर दिया एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन। चाइना एक्सपेंड्स रेयर अर्थ एक्सट्रैक्शन टारगेट्स डिफेंस एंड चिप यूजर्स। तो आपके एडवांटेज पर ही एक तरीके से वेपन का इस्तेमाल कर दिया। अल्टीमेटली एक रेयर रेस्ट्रिक्शन को रियल बना दिया इन्होंने। 70% माइनिंग रेयर अर्थ मिनरल्स की चाइना कर रहा है, 90% प्लस प्रोसेसिंग चाइना कर रहा है, चाइनीज कंपनी कर रही है। 93% प्लस जो परमानेंट मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग है जिसका इस्तेमाल है आपके स्मार्टफोन से लेकर F-35 जेट्स तक, वो सब कुछ कौन कर रहा है? ये तो चाइना कर रहा है। तो चाइना भी लाइक कि बताओ भाई यूएस से अब तुम क्या करोगे। तो यानी कि एंटायर टेक्नोलॉजी स्टैक जिसमें ट्रंप को कॉन्फिडेंस था कि भाई चाइना को हम अंडरमाइन कर देंगे, उसके जो कंपोनेंट है उसकी सप्लाई में जो मिनरल है वो तो भाई चाइना की तरफ से जा रहे हैं। और अमेरिका के पास कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है रेयर अर्थ मिनरल्स का। कारण क्योंकि ऐसी सप्लाई को बनाने में दशकों लग जाते हैं। 1992 में एक स्टेटमेंट दी थी डेन जियाओपिंग ने, कहा था कि सऊदी अरब के पास अगर ऑयल है तो चाइना के पास है रेयर अर्थ मिनरल्स। समझ रहे हो? 1992, आज हम 2025 में देख रहे हैं। तो चाइना कब से प्लान कर रहा था आज के दिन का। आज आप रेयर अर्थ मिनरल्स की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हो क्योंकि क्लीन टेक, एआई, ईवी, स्मार्टफोन्स हर जगह इसका यूज हो रहा है। तो चाइना ने बिल्ड किया आज के लिए। 10 अक्टूबर फाइनल धमकी आती है ट्रंप की तरफ से, कहते हैं कि 100% टैरिफ लगा देंगे एडिशनल। कहते हैं कि जो क्रिटिकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी तरफ से तुम्हें एक्सपोर्ट होते हैं उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देंगे। धमकी चल रही थी। और एपेक की जो समिट होनी है जो कि अभी अक्टूबर में हुई है, कह दिया था कि उसमें मीटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे शी जिनपिंग के साथ। ये 3 धमकी इन्होंने दे दी थी। लेकिन धमकी मतलब क्या था? मतलब ये स्ट्रेंथ थी या डेस्परेशन था? ये डेस्परेशन ज्यादा शो हो रहा है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ऐसी धमकी तो आपने अप्रैल में भी दी थी, कहा था कि 145% टैरिफ लगा देंगे, लेकिन कुछ हो पाया नहीं। खुद इन्हीं के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा था कि भाई अगर 100% टैरिफ एडिशनल ये लगाने लग गए ट्रंप तो खुद यूएस की इकोनॉमी के लिए अनसस्टेनेबल हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने अपनी ट्रेजरी सेक्रेटरी के खिलाफ स्टेटमेंट दे दी। तो ये सब यहां पर चल रहा था। तो पता लग गया था अनसस्टेनेबल है, ये हो नहीं सकता। और फिर देखिए 10 तारीख को ये हुआ और 10 दिन बाद 20 अक्टूबर को फिर ये फाइनली कहता है कि नहीं हम तो मीटिंग करेंगे। पहले कहते मीटिंग नहीं करेंगे, यानी कि चेक और मेट हो चुकी थी। ट्रंप अपने ही गेम में ट्रैप हो गए थे। फाइनली फिर ये जो मीटिंग हुई, इस मीटिंग में क्या शो होता है? चाइना ने क्या एडवांटेज, मतलब क्या खेला चाइना? तो चाइना ने रिटेलिएटरी पोर्ट फीस, यानी कि चाइना ने कहा ठीक है 10 तो को जो तुमने धमकी दी ना, हम भी तुम्हें बताएंगे कि धीरे धीरे हम और एडिशनली क्या कर सकते हैं। जैसे कि चाइना अगर एक्सपोर्ट का एक बड़ा पार्ट ले रहा है तो जो एक्सपोर्ट चाइनीज पोर्ट से हो रहे हैं तो उसमें कमाई यूएस बेस्ड शिपिंग कंपनीज की भी तो हो रही है। तो चाइना ने कहा कि आप पर लगाते हैं हम रिटेलिएटरी फीस। तो यानी कि यूएस की जो शिपिंग कंपनी है उनको भी अब ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स वो ले रहा था और वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस शो कर रहा था। चाइना कोई हार्ड स्टेटमेंट नहीं दे रहा था, धमकी नहीं दे रहा था, वो केवल छोटे छोटे स्टेप्स लिए जा रहा था, एक बार में ज्यादा स्टेप्स भी नहीं ले रहा था। तो इस तरीके से चाइना शो कर रहा था देखो जिसकी जरूरत है कम उसकी नेगोशिएशन में है दम, और तभी फिर ये नेगोशिएशन हो पाई। इसका मतलब है कि ट्रंप को कहा कि ट्रंप तुम बहुत ऊपर उड़ गए हो, पार्थ नीचे आओ, जरा अब नेगोशिएशन की टेबल पर बैठो। फाइनली मीटिंग भी हुई और जो 100% टैरिफ की धमकी दी थी वो भी नहीं लगी। तो क्या इसके पीछे 3 कारण कहे जा सकते हैं? अमेरिकन फार्मर्स नाराज थे ट्रंप से कि आपकी वजह से हमारी जो मार्केट है वो डिस्टर्ब हो गई है, हम बेच नहीं पा रहे हैं। इन्फ्लेशन बढ़ गया था क्योंकि इतनी बड़ी डिपेंडेंस है चाइनीज प्रोडक्ट की। तो अगर 100 रेनमिनबी का अगर रुपीज में मान लें तो अगर वो प्रोडक्ट चाइना से निकल रहा है उस पर आपने इंपोर्ट टैक्स बढ़ा दिया है तो फाइनल बर्डन किस पर पड़ेगा? वो तो यूएस के कंज्यूमर पर पड़ेगा। तो उन्होंने कहा तो इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हो। प्लस स्टॉक मार्केट उसमें भी फ्लक्चुएशन चल रहे थे क्योंकि उनको चाहिए थी प्रेडिक्टेबिलिटी और ट्रंप यहां पर प्रेडिक्टेबिलिटी ला नहीं रहे थे। अब बुसान में जो है अल्टीमेट ह्यूमिलेशन हुआ है। इसको अल्टीमेट ह्यूमिलेशन क्यों कहा जा रहा है?
एक तो आपने 57 से 47% कर दिया टैरिफ, तो आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक्सपोर्ट का बेनिफिट चाइना को डायरेक्टली दे दिया है। लेकिन आपको जो मिला है उसमें देखिए क्या लिखा है, उसमें लिखा है कि चाइना इज गोइंग टू रिज्यूम सोयाबीन एंड अदर एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंपोर्ट। लेकिन क्या इसमें कोई फिक्स लिमिट है? क्या वॉल्यूम और टाइमलाइन, यानी कि कितना इंपोर्ट करेगा, कितने समय में करेगा, क्या एक्सप्लिसिटली ऐसा कुछ मेंशन है? ऐसा मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि शी जिनपिंग इस नेगोशिएशन में टेंजिबल गेम खेल पाए, टेंजिबल आउटपुट ले पाए, और यहां पर आपने वेगनेस पर कन्विंस कर लिया ट्रंप को कि भाई आपके पास तो यही है, देखो तुम्हारे 2026 के इलेक्शन भी आने वाले हैं, हम ये कहते हैं कि हम रिज्यूम कर रहे हैं। तो अब रिज्यूम में तो भाई वो कुछ भी कर सकता है, खेल सकता है कि नहीं? तो ये वाली बात हो गई। नाउ चाइना का दूसरा कैलेंडर ट्रैप, इसका मतलब ये हुआ, इसी मीटिंग में फाइनलाइज हो गया, ट्रंप से कमिटमेंट ले लिया कि अप्रैल 2026 में बीजिंग आ रहे हैं ट्रंप। तो आप कहेंगे इससे क्या मतलब? अभी एडिशनल सुनिए। फिर दिसंबर 2026 में G20 की मीटिंग होने वाली है यूएसए में, उसमें शी जिनपिंग आएंगे। अब ट्रैप क्या है इसमें? क्योंकि अभी अक्टूबर में अगर आपने ये एग्रीमेंट किया है और 1 साल के लिए लागू है, लेकिन अगर ट्रंप जैसे कि अपनी अनप्रेडिक्टेबल पॉलिसी के लिए जाने जाते हैं, तो अगर वो बीच में चेंज करना चाहेंगे तो अभी नहीं कर सकते, चांसेस लिमिट हो गए। क्यों भाई साहब? आपने कमिटमेंट किया अप्रैल में जाने का, तो अक्टूबर से अप्रैल के बीच में आप कोई 3-5 कर नहीं सकते। अब आप कोई सरप्राइज नहीं दे सकते क्योंकि यू आर गोइंग टू विजिट चाइना, तो उससे पहले आपको बेस बनाना पड़ेगा। और इस बहाने चाइना के डिप्लोमेट्स को भी लगभग 14 महीने का समय मिल गया, दोनों के डिप्लोमेट्स को, इनफैक्ट यूएस और चाइना, कि वो स्ट्रक्चर कर सकते हैं नई डील्स को, क्योंकि 1 साल का तो ट्रूस है ना, उसके बाद कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्रहेंसिव एग्रीमेंट के लिए यहां पर दोनों के बीच में स्पेशल मैकेनिज्म चलेंगे डिप्लोमेसी के, अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग एक्सपर्ट्स जो हैं दोनों तरफ से बातचीत करेंगे, लेकिन प्रेडिक्टेबिलिटी ये मिल जाएगी। और दिसंबर में जब शी जिनपिंग वहां जा रहे होंगे, तो तब तक भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि वहां शी जिनपिंग है और G20 में ट्रंप के खिलाफ स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखो तुम ग्लोबल इकोनॉमी का क्या कर रहे हो और G20 का तुम चेयर कर रहे हो यहां पर। तो एक तरीके से कैलेंडर का ट्रैप है ये। अच्छा, इससे एक सिग्नलिंग भी गई है दुनिया के कई देशों को कि ये चाइना ने मांग किया था इसी पर्टिकुलर मीटिंग में, और वहां से ट्रंप की तरफ से कमिटमेंट आ भी गया इमीडिएटली। तो इसका मतलब है कि यूएस की जो डिप्लोमेटिक कैलेंडर है उस पर प्रभाव रख सकता है चाइना। तो अपने आप में एक बड़ी सिग्नलिंग है ये भी। अच्छा, फेंटेनिल की बात करें, इन्होंने कहा कि हम एनहेंस करेंगे कोऑपरेशन। भाई एनहेंस कोऑपरेशन का क्या मतलब होता है? यहां पर भी कोई क्लियर कट आपने कमिटमेंट तो लिया नहीं। एनहेंस कोऑपरेशन इज इटसेल्फ अ वेग टर्म। और क्या एनहेंस कोऑपरेशन पहली बार हुआ है? ऐसा नहीं है, इससे पहले भी चाइना ने ऐसे कोऑपरेशन कहे हैं। ये तो उन्हें अपनी मीडिया को दिखाने के लिए कुछ चाहिए था, तो उसके बाद मीटिंग में वो कह रहे हैं कि देखो फेंटेनिल पर हम जीत गए हैं, और कह रहे हैं कि अगर रिजल्ट की बात करें तो इस मीटिंग का रिजल्ट है 12 आउट ऑफ 10। ऐसी बातें ट्रंप ही कर सकते हैं, तो ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं शशांक त्यागी फॉर यू। कोई भी वीडियो एनालिसिस आपका मिस नहीं होगा, आप डायरेक्टली कनेक्ट कीजिए इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर। कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, तो कहने का मतलब है फेंटेनिल पर भी भाई वेगनेस ही रही है, इसमें कोई कमिटमेंट क्लियर कट दिख नहीं रहा है, राइट। अच्छा, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी ट्रैप देखिए। अब इन्होंने, ट्रंप ने कहा था कि टेक्नोलॉजी पर वो डिपेंडेंट है, लेकिन भाई आप ओपन, फॉर एग्जांपल एआई की बात करें, चाइना ने उससे कितने कम में डीपसीक बना दिया। तो इसका मतलब है कि चाइना इज फोकसिंग ऑन हाई टेक इनोवेशन के कल्चर को खुद बूस्ट कर रहा है। तो ज्यादा समय शायद नहीं लगेगा कि जब वो यूएस की टेक्नोलॉजीज को और अफोर्डेबल वे में, ऐसी टेक्नोलॉजीज को कंपीट कर देगा अफोर्डेबल वे में, तो तब यूएस का क्या होगा। हाँ, ये 70 to 100% देयर आर सर्टेन टेक्नोलॉजी जो चाइना इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन भाई रेयर अर्थ मिनरल्स, आपका फार्मास्यूटिकल सेक्टर, ईवी, सेमीकंडक्टर, उसमें आपको भी तो चाइना के इंग्रेडिएंट्स की, चाइना के रेयर अर्थ मिनरल्स की जरूरत है। तो इसका मतलब यह हुआ कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में भी देयर इज म्यूचुअल डिपेंडेंस। यहां पर म्यूचुअल डिपेंडेंस है, ऐसा नहीं कि वन साइड कहानी यूएसए के फेवर में है, जैसा कि यूएसए प्रोजेक्ट कर रहा था। अलायंस का फेलियर देखिए, याद है आपको, जापान, यूरोपियन यूनियन, इंडोनेशिया, इनके साथ इन्होंने क्या करा। जापान का बात करते हैं क्योंकि अलायंस मैंने शब्द यूज किया है। तो जापान से कहा कि जापान, आपको ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, अगर दोगे तो जो टैरिफ रेट आप पर लगाए ना वो हम कम कर देंगे। तो टैरिफ की धमकी उनको भी दी गई थी। वहां से $350 बिलियन का कमिटमेंट लिया जापान से, तब जाकर उनके लिए टैरिफ कम किया है। यहां पर $550 बिलियन का साउथ कोरिया से लिया, तब जाकर टैरिफ कम किया। भाई साहब, साउथ कोरिया की सिटी बुसान में आप शी जिनपिंग के साथ मीटिंग कर रहे हो, साउथ कोरिया आपका क्लोज एलाय, और वहां पर आप टैरिफ रिड्यूस कर दे रहे हो, और यहां पर इनके लिए टैरिफ रिड्यूस करने के लिए आपने $550 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट मांगा।
क्या गजब बेइज्जती है भाई, ये है कि नहीं? तो टैरिफ रिडक्शन आपने उसके लिए फार इजियर टर्म पे कर दिया। और इससे बड़ी बात क्या है कि चाइना को काउंटर करने के लिए जापान साउथ कोरिया को पोजीशन कर रहा है यूएस से, जैसे कि ऑकस प्लस कोरिया, साउथ कोरिया। लेकिन जब चाइना के साथ इतनी मेजर डील करनी थी तो क्या उस केस में जापान, साउथ कोरिया, इनसे बातचीत आपने करी थी टू द वेज टू काउंटर चाइना? ऐसा नहीं लग रहा है। यहां पर यूएसए एंड चाइना की बायलैटरल विजिट ही इसको दिखाया गया है। लेकिन जब इस मीटिंग से बाहर निकलते हैं वो, तो एयरफोर्स वन में जो उन्होंने मीडिया को जवाब दिया उसमें कहा है कि ये जो जीत है ये यूएससी की नहीं, पूरी दुनिया की जीत है। पूछा पूरे दुनिया की कैसे? तो कहा कि देखो, रेयर अर्थ रोड ब्लॉक्स जो लगा रहा था, रेस्ट्रिक्शन लगा रहा था चाइना, अब वो नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब है पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने अलायंस पार्टनर से आपने नहीं पूछा। अब इंडिया की डिसएडवांटेज की बात करते हैं। देखो, वहां पर 47% हो गया टैरिफ चाइना के लिए, हमारे पर अभी भी 50% है। तो यानी कि अभी इंडिया डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, और चाइना जो कि एडवर्सरी है यूएसए का, उस पर टैरिफ है कम, और इंडिया को कहता है पार्टनर, स्ट्रेटेजिक एलाय, उस पर है टैरिफ ज्यादा। और दूसरी बात, चाइना की इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस क्वांटम यानी कि वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट इज फार हायर देन इंडिया, ये एक फैक्ट है। तो ऐसे में 47% उस पर होना, 50% हम पर होना, यानी कि हमारी कितनी सारी मार्केट जो मतलब मैन्युफैक्चरर्स जो एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएसए में, उनके लिए तो मतलब बड़ा मुश्किल वाली बात है। प्लस इन दोनों के बीच की इनस्टेबिलिटी की वजह से, ग्लोबल मार्केट में जो इनस्टेबिलिटी आई, उसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2025 का डेटा बताऊं तो 1.9 लाख करोड़ इंडिया से निकाल लिए। तो यार ये तो एक बहुत बड़ी बात है। ये देखिए, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी, अगर यूएस और चाइना के बीच में रिलेशंस अभी नॉर्मलाइज हो रहे हैं, अब कॉम्प्रिहेंसिव प्लान पर भी वो काम करेंगे, जाहिर सी बात है, तो भाई चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का क्या मतलब होगा? अगर यूएस और चाइना के बीच में रिश्ते गड़बड़ चलते हैं तो उससे इंडिया को एक फायदा हो रहा था कि ठीक है, अब इंडिया को आप प्लस वन मानोगे, लेकिन उसके साथ ही रिश्ते नॉर्मलाइज हो गए तो प्लस वन का क्या होगा, ये भी एक बात है। इंडिया की इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी रीसेट भी है। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक है, आपने कहा कि आप फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचना चाहते हैं और चाइना खरीद रहा है, अच्छा जी, लेकिन इंडिया भी तो सोयाबीन को इंपोर्ट करता है, और इनके बीच में अगर ये टेम्पररी है तो इंडिया को बिल्ड करना चाहिए कि भाई हम दोनों मार्केट में पेनिट्रेट कर सके। यानी कि अगर बेचने की बात है तो चाइना को बेचने के लिए भी अलाइनमेंट अपना करें एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, और वहां से खरीदने पर भी करें। तो एक तो ये स्कोप बनता है। प्लस फार्मास्यूटिकल जो इंडिया का एक एडवांटेज, हम फार्मा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं, उस पर काम करें। राइट नाउ ये एक सब्सक्रिप्शन डिप्लोमेसी का आइडिया है। इसका मतलब ये है कि देखो, बड़ी बड़ी कंपनीज ना इन दोनों देशों के बीच में 1 साल का जो समझौता हुआ है उसकी वजह से अपनी स्ट्रेटजीज को एकदम से शिफ्ट नहीं करेंगी। कारण रिस्क है भाई, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में उनको चाहिए एक अल्टरनेटिव सप्लाई चेन। तो अल्टरनेटिव सप्लाई चेन में इंडिया को सब्सक्रिप्शन डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करना चाहिए कि ठीक है भाई, तुम यूएसए और चाइना के बीच की इस डील का एडवांटेज लेना चाह रहे हो, टैरिफ कम हुआ है लेना चाह रहे हो, लेकिन पूरा भरोसा मत करो, इंडिया के साथ सब्सक्राइब करो। कहने का मतलब है इंडिया से आप चीजों को खरीदो, चाहे अभी कम क्वांटम में खरीदो, जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको खरीदो, जिससे कि इंडिया तुम्हें एक बफर की तरह दे सके। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। प्लस अगर चाइना और यूएसए के बीच में ये कॉम्प्रिहेंसिव नहीं होता समझौता, मान लीजिए 1 साल बाद, तो हम क्या करें? चाइना अगर तुम्हें यूएसए का राइवल देख ही रहे हो तुम अपने आप को, और तुम्हारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन करना इतना कॉम्पिटिटिव नहीं है जितना आज से 30 साल पहले था, तो आप टेक्नोलॉजी शेयरिंग को डेवलपमेंट प्लान बनाओ इंडिया के साथ। तो इंडिया इज ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दिस एज एन अपॉर्चुनिटी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर क्लीन टेक्नोलॉजी तक क्या हम चाइना की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस का फायदा उठा सकते हैं, ऑन सच कंडीशंस कि उनकी कंपनीज हमारे इंटरेस्ट को अंडरमाइन ना करें, और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो मिले हमारी कंपनीज को इन दिस ज्वाइंट वेंचर जो प्रोजेक्ट्स होंगे। नाउ जियोपॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी रीसेट, भाई एक बात तो क्लियर है, यूएस चाइना की इस मीटिंग से पता लग गया कि देखो, आइडियोलॉजिकल गड़बड़ तो होती नहीं है, यानी कोई आइडियोलॉजिकल राइवलरी नहीं है कि लिबरल डेमोक्रेटिक नेशन है यूएसए, दुनिया भर में लिबरल डेमोक्रेसी फैलाना चाहता है, चाइना जो है एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी लेड सोशलिस्ट डिक्टेटरशिप है। यहां पर मुद्दा है इकोनॉमी, है कि नहीं? तो अगर ऐसा है और आप दोनों भी आपस में आके एक पीस एग्रीमेंट कर रहे हो, मतलब कोऑपरेशन कर रहे हो, तो भाई फिर इंडिया चाइना भी ऐसे एग्रीमेंट करे ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि यूएसए जब इंडिया को यूज करना चाहेगा चाइना के खिलाफ, जो कि इनके स्कॉलर थे मर्शाइमर, उन्होंने कहा था कि चाइना से अगर टैकल करना है चाइना को तो ब्लैकमेलिंग से चाइना मानेगा नहीं। सोचो, ये बात मर्शाइमर ने कह दी थी काफी पहले।
और आज ट्रंप ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। क्या माना चाइना? नहीं माना। यह भी कहा था कि डायरेक्ट वॉर करोगे तो भी चाइना से कुछ खास मिलेगा नहीं तुम्हें, क्योंकि वो वॉर बहुत लंबा चलेगा, तुम अपना बड़ा नुकसान कर लोगे। तो तरीका क्या होगा? बक पासिंग। किसी और देश को चाइना के खिलाफ कर दो, उसको मजबूत करो, दोनों लड़ेंगे, कमजोर होंगे। तो इंडिया भी लाइक कि अच्छा, तो भाई जब तुम दोनों अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए बैठ सकते हो तो हम दोनों क्यों नहीं बैठ सकते? तो इंडिया अब डाइवर्सिफाई कर सकेगा, इसको ऐसे अपॉर्चुनिटी की तरह रखे। और क्वाड वाले टाइम पर भी जब यूएस से प्रेशराइज करेगा कि नहीं ये तो एंटी चाइना ग्रुप है, नहीं इंडिया तुम भी मिलिटरीली इसमें अलाइन करो, हम कहेंगे नहीं नहीं मिलिटरी नहीं, इंडो पैसिफिक एक ज्योग्राफिक रीजन है, हाँ फ्री एंड ओपन सी होने चाहिए, हाँ चाइना यहां पर अपनी मनमानी ना करे, ये बात ठीक है, लेकिन ये केवल चाइना पर डायरेक्टेड ग्रुप नहीं है, इंडिया ये प्रोजेक्ट कर सकता है, राइट। तो इंडिया के पास अब ज्यादा कारण है ये बात कन्वे करने के यूएसए को, राइट। अब स्ट्रेटेजिक पाथ फॉरवर्ड क्या है? इंडिया को क्विकली प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि भाई हमारा भी ट्रेड डील जल्दी जल्दी हो यूएसए के साथ, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो बिजनेसमैन है उनको नुकसान हो रहा है यूएसए की मार्केट का, राइट। तो अगर ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है टैरिफ कम होगा और उसके बाद हमारा ट्रेड प्रोग्रेस करेगा। तो कंक्लूजन के तौर पर सारे एंगल्स आपको पता लग गए। सब्सक्रिप्शन डिप्लोमेसी, इंडिया एज एन इंडो पैसिफिक की स्ट्रेटजी में, चाइना +1 स्ट्रेटजी में, आई थिंक सारे कीवर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर सब कुछ है क्लियर, यू कैन मेंशन वाह इन कमेंट्स। अच्छा क्वेश्चन शो कर देता हूं आपको, क्या आ सकता है इस वाले टॉपिक से। अच्छा यहां पर आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू। एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स इन यूएसए चाइना रिलेशंस ऑन इंडिया। तो इंडिया पर क्या इंप्लीकेशन होंगे? तो लास्ट के जो 3 हेडिंग्स थे वो यहां पर काम आएंगे आपको, और डेवलपमेंट्स तो शुरुआत में बता ही दिया आपको। यहां पर आप कनेक्ट हो जाइए, फिर मिलते हैं आपसे। ख्याल रखिए अपना, जय हिंद।